नाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारे इकॉनमी की है, विजन आईएएस की। तो यहाँ पे हमारी जो एक साल की रिवीजन हो रही है मई 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक की जितनी भी टॉपिक्स है जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिकल पॉलिसी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसमें जितनी टॉपिक्स हैं जैसे कि स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस देखेंगे, स्टेट फाइनेंसेस के बारे में एक बहुत अच्छी आर्टिकल थी तो उसे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में कवर करेंगे। देन जीसेक इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपको लास्ट ईयर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिला। देन टैक्सेशन की बात करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन न्यूज़ में था। देन ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट के बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन हो रहा है, तो आई थिंक कि इस बार इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक्स है, देखते हैं कितनी हम लोग आज कवर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस। तो हम लोग फास्ट मोड में यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, तो हर एक पीटी 365 की लेसन आपको मिलने वाली है। पॉलिटी की काफ़ी लेसन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए मैं बाकी सब आ चुके हैं, साइंस एंड टेक भी आ गया है, कल्चर भी आ गया है, तो इसलिए मैं एक एक करके सब स्टार्ट करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेट फाइनेंस पे बात करते हैं। तो स्टेट फाइनेंस न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है जिसका नाम है स्टेट फाइनेंस अ स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2021-2022 और इसकी थीम है कॉपिंग विद द पैंडेमिक अ थर्ड टियर डायमेंशन। एक एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट है स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस की। तो एक साल की ये रिपोर्ट है कि स्टेट फाइनेंस यानी कि हर एक राज्य की जो सरकार है उनकी फाइनेंस की क्या कंडीशन है। की हाइलाइट्स देख लेते हैं रिपोर्ट की, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोर्सेज क्या है स्टेट रेवेन्यूज़ का। जो स्टेट सरकार, जो आप देखते हो कि राज्य की सरकार है तो उनका रेवेन्यू का सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों का दो तरीका होता है। एक तो टैक्स रेवेन्यू होते हैं कि कुछ चीज़ों में टैक्स लगाई जाती है, उससे जो पैसे मिलते हैं तो वो एक डायरेक्टली फॉर्म ऑफ रेवेन्यू है जो कि कलेक्ट किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सेकंड होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें टैक्स नहीं लगते हैं। तो अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो स्टेट के पास एक थर्ड ऑप्शन ओपन हो जाता है कि अगर पैसे की कमी होती है तो स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट से ग्रांट के फॉर्म में पैसे मांग लेती है। सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रांट्स एंड लोन्स। लोन क्या होता है कि जब आप लोन लेते हो, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अगर यूनियन गवर्नमेंट से लोन ले रही है तो एक सीमित समय के बाद जो है रीपेमेंट करना होता है इंटरेस्ट के साथ। बट व्हाट अबाउट ग्रांट। ग्रांट होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये ग्रांट ऑर्डर किया गया है, मीन्स रिक्वेस्ट किया गया है कि उन्हें इतनी ग्रांट चाहिए, तो यूनियन गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है उस पैसे का कोई हिसाब नहीं होता। इट मीन्स कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी तरीके से वो पैसे चला गया, स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रेशर नहीं रहता कि वापस से वो ग्रांट जो है उसको रिपे करेंगे। तो लोन को रिपे करना होता है, ग्रांट को रिपे नहीं करना होता है। सो ये थर्ड ऑप्शन है कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट से जो है ग्रांट ले सकते हैं। ठीक है। टैक्स रेवेन्यू किस किस चीज़ से, देखिए टैक्स क्या होता है कि स्टेट का अपना खुद का एक टैक्स रेवेन्यू होता है। हर एक राज्य सरकार में आप देखोगे कि अभी भी जीएसटी इंप्लीमेंट करने के बाद भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसको कि यहाँ पे आपका बाहर रखा गया जस्ट बिकॉज क्योंकि जीएसटी इंप्लीमेंट करने के बाद एक ही चीज़ थी कि वन नेशन वन टैक्स, जिसके कारण आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा था और राज्य सरकार को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, उनको घाटा हो रहा था। तो राज्य सरकार को घाटा ना हो इसके लिए जो मेजर चीज़ें हैं जैसे कि आप देख सकते हो कि पेट्रोल है, डीजल है, अल्कोहल है, तो इन सबको जो है बाहर रखा गया जीएसटी से, जिससे कि मेन रेवेन्यू क्रिएट होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की आप देखो टैक्स रेवेन्यू होती है, यानी कि टैक्स ऑन इनकम होता है। जो भी इनकम है वो यहाँ पे उनके ऊपर टैक्स देना होता है, तो उससे पैसे आते हैं। फिर टैक्स ऑन प्रॉपर्टी होता है कि राज्य सरकार में आप देखो कि उन राज्य में कितने प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे जो टैक्स पे किया जाता है सिटीजन्स के द्वारा, तो उससे टैक्स यहाँ पे आपका पैसे आते हैं। फिर टैक्स ऑन कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, जो राज्य का ये डिफरेंट होता है, हर राज्य के अपनी कमोडिटीज़ और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्सेस लगाई जाती है उसके ऊपर जो भी यहाँ पे पैसे आते हैं। टैक्स रेवेन्यू में अगर आप देखो तो टैक्स डिवोल्यूशन भी होता है। जैसे आप देखो कि फाइनेंस कमीशन, अब आपको पता नहीं कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है। तो फाइनेंस कमीशन जिसके तहत ये कहा गया है कि टैक्स की डिवोल्यूशन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना देना है, स्टेट गवर्नमेंट में कितनी देनी है, टोटल जितना टैक्स यहाँ पे कलेक्ट होता है। तो उस हिसाब से आप देखो कि यहाँ पे तो आपका डिवोल्यूशन हो गया, लेकिन फर्दर सेंटर से भी आप देखो कि यहाँ पे डिवोल्यूशन होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस कितनी कितनी यहाँ पे देनी है। ठीक है। कुछ टैक्सेस है जो कि आप देखो कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लगाती है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सारे राज्यों में। फाइन। तो ये दो तरीका है, यानी कि टैक्स रेवेन्यू में आपने देख लिया कि ये दो तरीका है। एक तो है राज्य सरकार की अपनी खुद की टैक्स होती है, उससे वो पैसा वसूलते हैं। दूसरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है स्टेट गवर्नमेंट में, तो उससे वो यहाँ पे पैसा आता है। नेक्स्ट है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आप देख सकते हो कि जितने पीएससीज वगैरह होते हैं उससे जो प्रॉफिट आता है, उससे जो डिविडेंड आता है वो यहाँ पे राज्य सरकार के अंदर जाता है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से भी बहुत सारे फीस वगैरह आते हैं, तो ये भी यहाँ पे राज्य सरकार के तहत जाता है, लेकिन दीज आर कम्स अंडर द नॉन टैक्स रेवेन्यू।
थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो ओपन होता है कि ग्रांट्स यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ग्रांट भी आप किस किस फेज़ में, ऐसे तो नहीं है कि राज्य सरकार को लगा कि पैसे की कमी है तो चलो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग ले और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी विदाउट एनी रीज़न वो दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। एक स्पेसिफिक रीज़न होनी चाहिए। जैसे आप देखो कि कुछ राज्यों में मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया या फिर फ्लड आ जाती है, या फिर आप पेंडेमिक के कारण भी देख सकते हो कि कुछ राज्यों में पैसे की बहुत कमी हो गई थी, तो इस तरीके से डिजास्टर रिलीफ ग्रांट दिया जाता है। और पेंडेमिक को भी डिजास्टर के तहत ही रखा गया था। तो अगर किसी राज्य सरकार में ऐसा लग रहा है कि वो अपने राज्य के लोगों को खिला नहीं पा रहे हैं, उनकी बेसिक एमिनिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो डिमांड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। देन आप देखो ग्रांट फॉर लोकल बडीज़, जैसे पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, तो उनके लिए भी अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो उनको भी ग्रांट दिया जाता है। देन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, समटाइम्स आप देखो कि कुछ राज्य सरकार होते हैं जिनमें कि रेवेन्यू की बहुत कमी हो जाती है, डेफिसिट हो जाता है और उनकी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस हिसाब से उनका रेवेन्यू क्रिएट नहीं हो पाता है। सो उस बेसिस पे भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको ग्रांट दिया जाता है। तो ग्रांट 3 यहाँ पे आपका बेसिक हो गया। एक तो हो गया डिजास्टर रिलीफ ग्रांट है, कोई भी डिजास्टर आपदा आ गए तो। सेकंड है कि लोकल बडीज़ को ग्रांट दी जाती है। एंड थर्ड है कि यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होता है। सो ये पूरी तरीके से आपका स्टैटिक पोर्शन है, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि एक राज्य सरकार में राज्य रेवेन्यू कैसे क्रिएट होता है। अब ये इस रिपोर्ट की हाईलाइट देख लेते हैं, जिससे आपको एक सच्चाई पता चलेगा। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे अगर जब आपके पास खर्चे आप ज़्यादा करने लगो और आपके पास पैसे कम हो जाए तो इट मीन्स कि आपके पैसे में कमी हो गई, डेफिसिट आ गया। लेकिन ग्रॉस कहने का मतलब है कि ओवरऑल आप देख सकते हो, इट मीन्स कि बजट आप देखो 3.7% है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। जीडीपी, व्हाट इज़ जीडीपी? जीडीपी आप देखो कि एक कंट्री के अंदर जो टेरिटरी है हमारी, उसके अंदर टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ फिनेंशियल ईयर। तो फिनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो इसके बीच में जो भी यहाँ पे आपका गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल प्रोडक्शन हो रही है, उसे हम लोग जीडीपी के तहत रखते हैं। तो यहाँ पे 3.7% ही कहा जा रहा है जीडीपी का है स्टेट का, और वो भी 2021-2022 का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस बार की जो यहाँ पे हमारी पेंडेमिक थी जो कोरोना वायरस के कारण, इस समय हमारी ग्रोथ अच्छी हुई है एज़ कंपैरिजन टू 2020 में। 2020 में आपको पता है कि संपूर्ण लॉकडाउन हो गए थे, कंप्लीट लॉकडाउन। उसके कारण बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे इवन राज्यों में बहुत ही प्रॉब्लम की समस्या देखने को मिली थी। बट इससे थोड़ा बहुत हम लोग सीख कर नेक्स्ट ईयर थोड़ा बहुत सिचुएशन को हैंडल कर पाए, जिसकी वजह से आप देखो कि ग्रोथ भी हमारा सही हुआ। फिर है कि यहाँ पे आप देखो बताया जा रहा है कि कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो स्टेट का। तो इट मीन्स कि डेट टू जीडीपी रेशियो, जीडीपी जितनी टोटल प्रोडक्शन होती है उसके बेसिस पे देखा जाता है कि कितना कर्ज है। तो यहाँ पे 31% जो है एट एंड मार्च कहा जा रहा है 2021 का, कि ये आपका इतना है, 31% है कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो। ये चीज़ें ध्यान रखना है। साथ ही ग्रॉस हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, तो 3.7% है। अब यहाँ पे एक एनके सिंह कमेटी है। एनके सिंह कमेटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी कि 20% लिमिट करनी है स्टेट का, वो भी 2022 और 2023 तक। यानी कि ये हायर देन है। अभी हमारा कितना है, डेट टू जीडीपी रेशियो 31% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसको और कम करना है, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन जितना हो रहा है उसके बेसिस पे ये देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो कर्ज कम करना होगा। तो कर्ज कम करने के लिए यहाँ पे लिमिट रखा गया है एनके सिंह कमेटी। और एनके सिंह कमेटी जो है आपका यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है एनके सिंह। तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, इसको कम कीजिए, 20% लिमिट यहाँ पे होना चाहिए नेक्स्ट ईयर तक। उसके बाद अगर इंटरेस्ट पेमेंट का जो रेशियो है रेवेन्यू रिसिप्ट का, ये भी बड़ा है और एसटीडी बेस से बड़ा है लास्ट फ्यू ईयर्स में, तो ये भी एक सही बात है। मार्केट बोरोविंग आप देखो कि मार्केट से बोरोविंग कितना किया जा रहा है, तो एट द इन 2022 में कहा जा रहा है कि यहाँ पे 63% है। इट मीन्स कि राज्य सरकार हो वो मार्केट से बहुत ज़्यादा बोरोविंग कर रही है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। साथ ही अगर नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स का अगर शेयर देखें, जो बैंकों से लोन लिया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और पब्लिक अकाउंट से जो लोन लिया जाता है, टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट, ये यहाँ पे डिक्लाइन हो गया है। इट मीन्स कि अच्छी बात है, लोग जितना कम लोन ले रहे हैं उतना बेटर है। लोन ज़्यादा लिया जाता है तो बैंकों के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, क्योंकि लोन ज़्यादा ले रहे हैं लोग, लोन को रिपेमेंट नहीं कर पा रहे टाइम पे, क्योंकि अभी हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत कष्टदायक है। जैसे आप जान रहे हो कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्थिति उतनी बेटर नहीं है आफ्टर पेंडेमिक, तो इसलिए यहाँ पे जितने लोग लोन लिए चुके हैं ऑलरेडी, वो यहाँ पे रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, जिसके कारण आप देखो एनपीए की रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इट मीन्स कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता जा रहा है। बैलेंस शीट जो यहाँ पे बैंकों की है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की है, वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इसलिए ये बेटर है कि अगर लोग लोन नहीं ले रहे हैं तो ये एक बेटर साइन है।
15 to 25% आप देखो रेवेन्यू लॉस हो चुका है लोकल अथॉरिटीज़ के फाइनेंस का। तो यहाँ पे जो है बहुत सारा रेवेन्यू लॉस भी हुआ। एक तो जीएसटी थी, उसके ऊपर यहाँ पे पैंडेमिक था, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ा। ओके, बट अब ये समझते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग स्टेट रेवेन्यू होता है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। एक राज्य सरकार के पास अगर रेवेन्यू कलेक्शन अच्छी होती है, यानी कि जो सोर्सेज है वो सही होती है, ओपनली होती है, तो इससे क्या इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप देखो कि अगर सरकार के पास पैसे होते हैं तो सरकार हर तरीके का काम कर पाती है, हर एक स्कीम्स में जो है सही तरीके से पैसे एलोकेट कर पाते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर कर पाते हैं। कैपिटल ये स्पेंडिंग इनफैक्ट जो है वो यहाँ पे रख पाते हैं कि सही तरीके से वो खर्च कर पाते हैं पैसे है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाता है। पैसे की कमी के कारण ही आप देखो बहुत सारे राज्य सरकार जो है वो हाथ खड़े कर देते हैं, उनको लगता है कि वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली स्कीम में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पा रहे। साथ ही ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ सही तरीके से हो पाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार के पास पैसे आए, सरकार के पास पैसे आएंगे तो फिर वो सरकार जो है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, और जो डेट सस्टेनेबिलिटी है ये इंश्योर हो पाता है। देखिए, कर्ज रखना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज को कम करना ये सबसे बड़ी बात होती है। कर्ज बढ़ाना बुरी बात हो जाती है। तो डेट जो है वो बढ़ते ही जाता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर पैसे हो, रेवेन्यू कलेक्शन सही हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ, वो जो राज्य सरकार है वो अपनी खर्चे को और जो उनका डेट है, कर्जा है, वो उसको चुकता कर सकते हैं। तो ये एक बेटर साइन होता है। फाइन, अब देखते हैं रीजंस क्या है। बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट फाइनेंस में शॉर्टफॉल हो रही है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप देखो कि शॉर्टफॉल हो गया है। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण जो है सारी चीज़ें बंद थी, इवन सारे लोग अपने घर पे बंद थे, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों की सैलरी कट हो गई, बहुत सारे लोगों की तो जीवन ही अस्त व्यस्त हो गई, बहुत सारे लोगों की जान ही चली गई। तो इसके कारण आप देखो कि टैक्स कलेक्शन में बहुत सडन शॉर्टफॉल हुआ है। देन रिडक्शन हुई है ये जो आपका यूनाइटेड फंड है, अनटाइड फंड है सेंट्रल जो ट्रांसफ़र करती है स्टेट को, उसमें भी रिडक्शन हुई है। जैसे कि आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है स्टेट गवर्नमेंट को पैसे वगैरह देते, तो ये भी नहीं हो पाया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चे सडन बढ़ चुके थे, और उनका भी ये कहना था कि उनके पास अप टू द मार्क नहीं है पैसे कि वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को पैसे शेयर करें। फिर आप देखो सेस और सरचार्ज जो है वो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में बढ़ता गया। सेस और सरचार्ज क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सेस और सरचार्ज इन दोनों का जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनको लिवाई करने का भी है और इनको जो है अपना खर्च करने का भी है। ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। फाइन, अब सेस होता है कि यहाँ पे आपका एक स्पेशल पर्पस के लिए टैक्स, मान लीजिए एजुकेशन टैक्स है, स्वच्छ भारत अभियान टैक्स है, अब उसके बाद हेल्थ टैक्स है, तो ये 1-2% आपको देना होता है, ठीक है, और ये इसी पर्पस के लिए ही खर्च होती है। नेक्स्ट है सरचार्ज। सरचार्ज कहने का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स। जैसे कि आपने अगर कहीं होटल में खाया, वहाँ पे आप सर्विस टैक्स देते हो, तो अगर सरचार्ज होगा तो आपको 2%, 3% जितना अलॉटेड होगा उतना आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। तो ये दोनों जो है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था लास्ट ईयर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक बेटर ऑप्शन होता है सेस और सरचार्ज लगाने का। तो ये हर एक सिटीजन्स का मैंडेटरी होता है कि उनको पे करना ही होता है, तो इस हिसाब से उनके पास पैसे आ रहे थे। साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर लोअर था स्टेट के द्वारा कि राज्य जो है वो खर्च नहीं कर पा रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो ये भी सडन शॉर्टफॉल है। साथ ही पॉपुलिस्ट प्रोग्राम जो है, जैसे कि आप देखो कि फार्म लोन वेवर वगैरह है, आप देखते हो कि ये चीज़ें बहुत प्रचलित है। कुछ पॉलिटिशियंस जो है वो फेवर के लिए, वोट बैंक के लिए क्या करते हैं कि जो फार्मर्स की लोन होती है उसको माफ़ कर देते हैं। फार्मर्स की लोन माफ़ कर देते हैं जस्ट वो अपना फेवर पाने के लिए या वोट बैंक लेने के लिए, वोट लेने के लिए, लेकिन उसके पीछे आप देखो हमारी इकॉनमी का बहुत बड़ा लॉस होता है, एक बहुत बड़ी लॉस है, हमारी बैंकों को बहुत बड़ा लॉस होता है, हमारी इकॉनमिक सेटबैक हो सकती है इस तरीके के स्टेप से। बट यहाँ पे फ़र्क ही नहीं पड़ता है ये पॉलिटिशियन को, वो क्या करते हैं कि वो अपने फ़ायदे के लिए इस तरीके का काम करते हैं, ठीक है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है और नुकसान देखने को मिला भी है स्टेट को। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे टिपिड परफॉर्मेंस, यानी कि पावर जो है डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स का, वो भी यहाँ पे आप देखो कि सही तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस सही नहीं है। यानी कि जो डेट है, जैसे आप देखो कि बैंकों का डेट है, साथ ही फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेट है, साथ ही स्टेट का डेट है, तो उसकी जो यहाँ पे पावर है कि सारे डेट को कम करना, ये भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। रेवेन्यू ऑटोनॉमी जो है स्टेट की वो श्रिंक हो गई है आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो बहुत कम एरिया, बहुत कम स्कोप बचा है, जैसे अल्कोहल है, आपका पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि वो अपना टैक्स लगाते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऑटोनॉमी, अपनी स्वतंत्रता गायब हो चुकी है
स्टेट के पास से, तो इसलिए भी आप देखो कि यहाँ पे शॉर्टफॉल है। लो टैक्स बायंसी है, यानी कि टैक्स जो है पहले जितना लगाया जाता था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उतनी अब यहाँ पे फ्रीडम नहीं रही, उतनी यहाँ पे पावर नहीं रही, जिसके कारण भी शॉर्टफॉल है। सो दीज आर द रीजंस जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना, जो कि आप प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, इसमें आप लोग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अदर ट्रेंड्स कहा जा रहा है कि हम लोग देख लें कि स्टेट फाइनेंस का क्या है। तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ते ही जा रहा है, जैसे आप देखो 4.1% है। इंक्रीज़ है एग्रीगेट पब्लिक डेट का, यानी कि राज्यों में आप देख सकते हो कि जो पब्लिक डेट है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। स्टेट का अपना ही टैक्स रेवेन्यू है जो कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक बात है। साथ ही अगर हम लोग देखें लोअर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन हुआ है, जीडीपी का आप अगर देखोगे तो 0.2% हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स इस बार कम कलेक्ट हुआ है। तो ये सारी यहाँ पे फीचर्स बताई गई है, रीजंस है यहाँ पे। अब ये समझते हैं कि स्टेप्स क्या लिया गया है सेंटर के द्वारा और आरबीआई के द्वारा कि इस तरीके से राज्य सरकार की जो रेवेन्यू कलेक्शन कम हुई है तो उसको सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले आप देखो कि रिफॉर्म लिंक्ड एडिशनल बोरोविंग स्पेस लाया गया। पहले क्या था कि 3% जो राज्यों की जीएसडीपी होती थी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 3% जो है यहाँ पे आपका बोरो करने का रखा गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट को परमिट की थी कि उनका फिजिकल डेफिसिट लिमिट जो है वो 3% होना चाहिए, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5% कर दिया गया। इट मीन्स कि 5% तक उनका डेफिसिट हो सकता है, ठीक है। साथ ही आप देखो कि 2% जो इंक्रीज़ किया गया है, इसमें आपका 1% जो इंक्रीज़ किया गया है वो कंप्लीशन ऑफ रिफॉर्म है 4 एरिया में। पहला तो है जो वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की जा रही है कि अगर किसी लोग के पास एक राशन कार्ड है, मान लीजिए एक स्टेट का, मान लीजिए तेलंगाना का, और उनको जाना है जम्मू एंड कश्मीर, तो वो अब जम्मू एंड कश्मीर जाके नया राशन कार्ड नहीं बनाएंगे। हमारे देश के किसी कोने में भी अगर एक राशन कार्ड है तो वो दूसरे कोने में भी जाते हैं, तो उनको उसी राशन कार्ड के बेसिस में पीडीएस के थ्रू उनको फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराया जाएगा। सेकेंड है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस के लिए ऐसा स्कोप रखना है कि एकदम इको फ्रेंडली हो, लोग जो है बेटर तरीके से अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सके। और आप देखते हो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट भी है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये आपका पब्लिश किया जाता है, और उसमें आप देखो कि रैंकिंग होती है हर एक स्टेट की कि किस तरीके से वो काम करते हैं। साथ ही हमारे देश की भी रैंकिंग होती है। तो अर्बन लोकल बॉडी पे भी ध्यान देना है कि जो अर्बन लोकल बॉडी है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, वो भी सही तरीके से काम करे, उन पे भी ध्यान देना है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन आज के डेट में आप देखो जो डिस्कॉम कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज डेट में जा चुकी है, यानी कि कर्ज इतना ज़्यादा है कि सही तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ध्यान देना है। तो ये 4 एरिया है जहाँ पे ध्यान देना है। तो इसके लिए आपका 1% इंक्रीज़ किया गया है कि चलो ठीक है, फिजिकल डेफिसिट ये आपका माफ़ है। स्पेशल असिस्टेंस दिया गया है स्टेट को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कि इस स्कीम के अंदर आप देखो कि स्टेट को यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है 15,000 करोड़ तक का, जो कि यहाँ पे आपका रीपेड करने की बात की गई है कि ठीक है 15,000 करोड़ तक का आपको लोन दिया गया है, इसको आप पे करोगे 50 साल के बाद। तो इतनी बड़ी अवधि दी गई है, एक लॉन्ग आप देख सकते हो कि पीरियड दिया गया है राज्य सरकार को कि आप अपना पे करते रहना इतना डेट। हेल्थ सेक्टर में अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी 80,000 करोड़ तक का ये आपका रिलीज़ किया गया है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, जो कि ग्रांट दिया गया है। तो हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि पैंडेमिक में आप देखो कि बहुत सारे राज्य सरकार के तहत भी आप देखो स्टेट की हालत बहुत ख़राब थी, कहीं बेड नहीं था, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कहीं वैक्सीन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, तो हर एक तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे राज्य सरकार को जूझना पड़ा। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है इसके तहत 80,000 करोड़ तक का यहाँ पे ग्रांट दिया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को। साथ ही आरबीआई की मेजर्स है कि रिलैक्सेशन दी गई, यानी कि ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी है इसके अवेलमेंट में। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने अपना अकाउंट ओपन कराया, अकाउंट में आपका ज़ीरो बैलेंस है, लेकिन आपको अगर अर्जेंट नीड के लिए 500 अगर विड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो। यानी कि अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई है तो यानी आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आप उतनी पैसे, जैसे 10,000 तक का लिमिट रहता है, आप 10,000 जो है 3 महीने में या 6 मंथ होते हैं तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके बाद आपको कुछ सर्टेन टाइम लिमिट दी जाती है कि अगेन आप अपने जो है जितना भी पैसा आपने यूज़ किया, मान लीजिए 5,000 ही आपने यूज़ किया, तो उसको फिर से डिपॉजिट करना होगा। तो ये होता है ओवरड्राफ्ट लिमिट, यानी कि यहाँ पे आरबीआई के द्वारा ये हेल्प दी जाती है लोगों को कि अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आप लोग इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक टाइम के बाद अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आपको फिर से अपने अकाउंट में इसको डिपॉजिट करना होगा। साथ ही वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट है जो कि स्टेट को यहाँ पे इन्हेंस किया गया है कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आरबीआई के द्वारा
जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर पैसे की कमी होती है तो हमने देखा कि वो राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट के फॉर्म में मांग लेते हैं। बट अगर आप देखो कि सर्टेन मिसमैच हो जाए जो रेवेन्यू रिसिप्ट है और एक्सपेंडिचर रिसिप्ट है, तो उसको बैलेंस करने के लिए राज्य सरकार के पास एक और ऑप्शन होता है कि आरबीआई से वो पैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वेज एंड मीन्स लिमिट होता है बैंकों के द्वारा भी। देखो आरबीआई के द्वारा एक लिमिट लगाया गया है कि राज्यों को कितना यहाँ पे लोन देना है। लोन भी नहीं दिया जाता, ये पैसे दिया जाता है जिसको बाद में चुकता करना होता है। ठीक है, तो ये कितना होता है, तो ये लिमिट भी अभी बढ़ाया गया है। फाइन, अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डिकोडेड, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिकोड किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसको डिकोड किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो इन्फ्लुएंस्ड किससे होता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहने का मतलब होता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो हमारे कंट्री से कितना पैसा बाहर गया, बाहर से कंट्री से हमने कितना हमारे देश में आया। जब बाहर की कंट्री ने, हम लोग अपने सामान को एक्सपोर्ट करते हैं तो कितना खर्चा हुआ, बाहर की कंट्री उसको ख़रीदने में कितना हमें जो है वो पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। समटाइम्स आप देखो जैसे लॉकडाउन लग गई तो हमारे एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन सब खत्म हो गई, तो उस समय हमारी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। साथ ही शॉर्टफॉल है, अगर हमारी एक्सपोर्ट सही तरीके से नहीं हो रही है, एक्सपोर्ट नहीं होने का कुछ रीज़न है जैसे कि प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो पाया, हमारी ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो इस कारण हमारी एक्सपोर्ट शॉर्टफॉल हो जाती है। साथ ही रैपिड इंक्रीज़ है, हमारे यहाँ अगर पॉपुलेशन बहुत बढ़ जा रही है तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये आती है कि जितने भी हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे ही देश के लोगों को खिलाने की बात होती है कि पहले हमारे देश के लोगों की पेट भर जाए, उसके बाद ही हम लोग एक्सपोर्ट करें। तो जो फूड प्रोडक्शन का जो एक्सपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। साथ ही स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलता है इकॉनमी में, कुछ चेंजेस हम लोग कर रहे हैं तो उसके कारण भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। साथ ही आप देखो कि नेचुरल कैलेमिटीज़ है, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गए, चाहे वो फ्लड आ गई या फिर आप देखो कि सूखा पड़ गया, अर्थक्वेक आ गए, तो इस कारण भी आप देखो कि कहीं ना कहीं हमारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इफेक्ट होता है। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट भी होती है कि यहाँ पे आप देखो कि कुछ पैसे जो है, जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है उस हिसाब से भी हमारे जो है पैसे देश से बाहर जाते हैं आते हैं। अब देखते हैं कि इन केस ऑफ डेफिसिट, जैसे कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अगर इसमें डेफिसिट हो गया, इट मीन्स कि हमारे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारी रेवेन्यू कम कलेक्ट हो रही है, तो इसमें क्या होगा, तो शॉर्ट टर्म होगा कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम लोग बोरो ही करेंगे। ठीक है, और एज यू नो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है कि या तो वो हमारे देश में ही बोरो कर ले या तो वो बाहर से भी बोरो करे। साथ ही हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ होगा शॉर्टफॉल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा कि इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो अगर हम लोग खर्चे करते ही जा रहे हैं और पैसे नहीं है, मान लीजिए पैसे आते भी जा रहे हैं, तो क्या होगा कि मार्केट में महंगाई आ जाएगी। साथ ही लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी। अगर इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई हो गई, तो ऑब्वियस है कि लोग कुछ भी खरीदेंगे तो महंगा ही खरीदेंगे। तो लोगों के पास जो है एक तो वो खरीदना नहीं चाहेंगे और दूसरी बात है कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे तो कम हो जाएंगे। इन केस ऑफ सरप्लस की अगर हम लोग बात करें तो अगर पैसे हमारे पास ज़्यादा हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, साथ ही एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। जब हमारे देश में पैसे आएंगे तो क्या होगा कि हाँ सही बात है कि हम लोग अपने देश में रहने वाले जितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है आज के डेट में, उनको हम लोग पैसा दे पाएंगे और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस कर पाएंगे, प्रोडक्शन पे ज़्यादा खर्चे कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी चीज़ें, है कि नहीं। लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि कंट्री जो है वो डिपेंडेंट हो जाएंगे एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ जैसा। जैसे आज के डेट में चाइना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक दिन हमारा भी आएगा कि हम लोग भी एक्सपोर्ट करेंगे। जब हमारे पास भी पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये दो एक तरीका यहाँ पे बताया गया है कि इनकेस अगर डेफिसिट हो जाए तो क्या करना होगा, इनकेस अगर सरप्लस हो जाए तो क्या करना होगा। ठीक है, तो ये हो गई बैलेंस ऑफ पेमेंट डिकोडेड, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे आपका समझाया गया है। नेक्स्ट आते हैं जीसेक में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लेकर। तो रिसेंटली आरबीआई के द्वारा अलाउ किया गया है कि स्मॉल जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अब यहाँ पे जीसेक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे दुकान होते हैं अब उनको भी यहाँ पे हक दे दिया गया है कि वो अपनी गिल्ट अकाउंट को ओपन करे और उसके बाद जो है यहाँ पे आरबीआई की जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है उसके थ्रू वो डायरेक्टली जो है यहाँ पे आपका जीसेक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि जीसेक एंड व्हाट इज़ गिल्ट अकाउंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन शॉर्ट प्यार से जीसेक बोलते हैं। ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जीसेक दोनों के द्वारा इसको इशू किया जाता है। बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड जीसेक जो है दो तरीके का होता है, ये आपका यहाँ पे बताया गया है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म के लिए और एक होती है लॉन्ग टर्म के लिए।
तो आपका इन्वेस्टमेंट भी तो दो तरीके का होता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पे ट्रेजरी बिल है, जो कि यहाँ पे आपका ओरिजिनल मैच्योरिटी 1 साल से कम होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, दिस इज़ नॉट ट्रेजरी बिल, दिस इज़ डेटेड जीसेक। ठीक है, तो डेटेड यहाँ पे जीसेक होता है जिसमें कि आपका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है। तो अगर शॉर्ट टर्म में करना एक साल से कम का तो टी बिल होती है। एंड व्हाट इज़ टी बिल्स? ट्रेजरी बिल ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है और इसको इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और आज के डेट में आप अगर टी बिल इशू करते हो तो 91 डेज़ का भी ऑप्शन है, देन 182 डेज़ का एंड देन 364 डेज़ का। तो देयर आर 3 ऑप्शंस कम्स अंडर द टी बिल। टी बिल आपका जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ है, इसमें आपका कूपन की ज़रूरत नहीं होती है और साथ ही आपको इसमें कोई भी तरीके का इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। सो दिस इज़ द मोस्ट बेनिफिट इन्वेस्टमेंट टर्म। एंड देन इसके अलावा आप देखो कि ये आपका डिस्काउंट में भी इसको इशू कराया जाता है और साथ ही साथ ये रिडीम्ड होता है। इट मीन्स कि मैच्योरिटी के टाइम में जितना फेस वैल्यू में आपने इसको परचेज़ किया है, अगर 91 डेज़ के बाद भी आपको यहाँ पे उतने ही बेचना है तो आप उतने ही में यहाँ पे आप बेच सकते हो। 91 रुपीज़ में अगर आपने किया तो ये रिडीम भी फेस वैल्यू में ही होगा। इट मीन्स कि पेपर के ऊपर जितना रुपीज़ दिखा है उतने में ही आपको रिडीम करना होगा। ठीक है, तो ये हो गई डेटेड जीसेक है। देखिए यही चीज़ है डेटेड जीसेक। यहाँ पे आपका टी बिल है, ये आपका मिसप्रिंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो डेटेड जीसेक है जो कि सिक्योरिटीज़ है जिसमें कि कुछ फिक्स्ड होते हैं और फ्लोटिंग कूपन भी होता है। फिक्स्ड कूपन है यानी कि हाँ आज 10 साल के बाद भी आप अगर इसको रिपे करते हो, यानी कि यहाँ पे आप अगर खरीद भी लेते हो, बेच भी देते हो तो उतने ही में आपको करना होगा। ठीक है, फिक्स्ड है। लेकिन फ्लोटिंग कूपन है, मान लीजिए कि 2022 में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 4% है और वही अगर आप 2050 में इसको बेचना चाहते हो तो उस समय का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 14% होगा। तो फ्लोटिंग जो कूपन है वो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाते घटाते रहता है। साथ ही टेनोर अगर हम लोग डेटेड जीसेक का देखें तो ये 5 साल से 40 साल तक का भी होता है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका, तो ये आप क्राइटेरिया समझ गए जीसेक का कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनके पास दोनों अधिकार है कि आप टी बिल भी इसको इशू कर सकते हैं, साथ ही बॉन्ड भी, साथ ही डेटेड सिक्योरिटीज़ भी। बट राज्य सरकार के पास इतना ज़्यादा अधिकार नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास आप देखो कि ये सिर्फ बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज़ ही ये इशू कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं। टी बिल इशू करने का अधिकार यहाँ पे आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको इशू करते हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो एक रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट होता है, एक गिल्ट अकाउंट ओपन करना होता है अगर आप लोग को जीसेक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो, और किसी भी पर्सन के द्वारा भी किया जा सकता है, कोई एंटिटी के द्वारा भी, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे आपको ओपन करना होता है। इन केस मान लीजिए कि जो इंसान है अगर वो गिल्ट अकाउंट ओपन कर रहे हैं और वो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर रह रहे, तो जो भी यहाँ पे आपका एक्टिविटीज़ हो रहा है गिल्ट अकाउंट में वो यहाँ पे फेमा के द्वारा गवर्न किया जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ एक प्रॉपर कानून है जिसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 कहते हैं। इस कानून के तहत क्या होता है कि जो भी गिल्ट अकाउंट है, यानी कि अगर आप यहाँ पे जीसेक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है वो इस कानून के बेसिस पे ही चलता है। ठीक है, साथ ही आप देखते हैं कि जीसेक में इन्वेस्टमेंट पे हमेशा इतना फोकस क्यों किया जाता है। अब छोटी छोटी दुकान को भी इतना फ़ायदा क्यों देने की बात की जा रही है कि आप जो रिटेल शॉप है वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ अच्छी बातें होगी जीसेक पे तभी तो। देखिए जीसेक को जो बेचा जाता है वो इजीली सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हैं और यहाँ पे कैश की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही ये कोलैटरल जैसा भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को फंड वगैरह भी अगर मार्केट से आपको बोरो करना है तो कोलैटरल जैसा भी आप लोग जो है जीसेक को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अट्रैक्टिव यील्ड्स अगर हम लोग जीसेक से देखें तो देखिए एसडीएल है, जैसे कि आपका स्टेट डेवलपमेंट लोन्स वगैरह है, स्पेशल सिक्योरिटीज़ होता है, ऑयल बॉन्ड होते हैं, उदय बॉन्ड होता है, तो ये भी सारे बॉन्ड्स जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही आरबीआई को भी हेल्प हो पाता है कि वो अपनी लिक्विडिटी को मैनेज कर सके। ओपन मार्केट ऑपरेशन है, OMO इसे कहते हैं, जहाँ पे जीसेक की सेल एंड परचेज होती है। तो इससे क्या होता है कि जब आरबीआई के पास पैसे कम होते हैं तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपका जीसेक को परचेज़ किया जाता है तो पैसे आते, बेचा जाता है तो यहाँ पे परचेज़ किया जाता है तो पैसे जाते हैं, बेचा जाता है तो पैसे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आरबीआई की भी लिक्विडिटी यहाँ पे मेंटेन होती रहती है। साथ ही मैक्सिमम यहाँ पे सेफ्टी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इट मीन्स कि जीसेक में इन्वेस्टमेंट से आप देखो कि आपको ह्यूज लॉस तो कभी नहीं होने वाला है। साथ ही रिस्क फ्री है, इन्वेस्टर फ्रेंडली सेटलमेंट सिस्टम है, जो कि यहाँ पे आपका एक सिस्टम है जिसे डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सिस्टम कहते हैं, तो उसी के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट भी है ना, एक कोई भी अगर पर्सन है, जैसे एज मैं हूँ, तो मुझे भी यहाँ पे जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है, जितने दिन का इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी मैं कर सकती हूँ। तो ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे हैं और एकदम से यहाँ पे आप देखो कि सिटीजन सेंट्रिक है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे बेनिफिट कही जाती है कि इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जीसेक में कर सकते हो। फाइन, अब यहाँ पे आप देखो कि मेजर रिस्क क्या क्या यहाँ पे जीसेक में है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम रिस्क फ्री है, ज़ीरो रिस्क है, कुछ कुछ तो रिस्क है, जैसे लिक्विडिटी रिस्क है,
अगर मान लीजिए कि इन्वेस्टर्स जो है वो बेच नहीं पा रहे अपनी होल्डिंग, क्योंकि कोई बायर्स, कोई खरीदने वाला ही मार्केट में नहीं हो, आज के डेट में आप खरीद लो, कल को आपको लगे कि 5 साल के बाद बेचना है या फिर शॉर्ट टर्म वाला भी बेचना है और कोई खरीदने वाला नहीं हो, तो फिर आप क्या करोगे? तो इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क है कि वो तो पूरा खत्म हो जाएगा। मार्केट रिस्क है क्योंकि आप देखो कि जो प्राइसेस होती है सिक्योरिटीज़ की वो भी यहाँ पे बढ़ते घटते रहती है, तो जो यहाँ पे प्राइसेस का मूवमेंट है वो अगर एडवर्स हो जाए तो यहाँ पे मार्केट रिस्क भी क्रिएट हो जाता है। साथ ही री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी है, जैसे कि कैश फ्लो हो रहा है ऑन ए जीसेक, इसमें आपका देखिए हर एक हाफ ईयर में कूपन होता है, रिपेमेंट करना होता है प्रिंसिपल में, जितने अमाउंट में आपने परचेज़ किया है उसमें जितना भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको रिपेमेंट करना होता है। तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क है कि अगर आप लोग फिर से उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब इसी के साथ यहाँ पे बॉन्ड यील्ड का डिकोडेड किया गया है। देखिए जितना ज़्यादा बॉन्ड आपका सेल होगा उसी ज़्यादा आपका जो है यील्ड बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि कैन इंक्रीज ड्यू टू बॉन्ड यील्ड, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉन्ड की प्राइस अगर कम होती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करते हैं, तो बॉन्ड यील्ड यहाँ पे आपका जो है ये बढ़ जाता है। साथ ही आप देखो कि इंटरेस्ट रेट और जो कूपन रेट है वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, तो और उसके अलावा आप देखो इकोनॉमिक रिकवरी यहाँ पे देखा जा रहा है और राइज इन इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन भी बढ़ते जा रहा है तो भी आपका यहाँ पे जो है बॉन्ड यील्ड आपका जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि बॉन्ड यील्ड जो इंक्रीज़ हो रहा है उसके क्या क्या यहाँ पे रीज़न है क्यों इंक्रीज़ होता है। तो सबसे पहले बॉन्ड की अगर प्राइस फॉल हो रही है या फिर आप देखो कि यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट का और कूपन रेट इंक्रीज़ हो रहा है और इकोनॉमिक रिकवरी बेटर तरीके से हो पा रही है, साथ ही इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि मार्केट में जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो अनअट्रैक्टिव हो जाती है। जब प्राइस घट जाता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो कोई भी नहीं चाहता है खरीदना, ठीक है। इंटरेस्ट रेट घट जाए वो बेटर है ना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ज़्यादा देना पड़ेगा, आप कम में खर्च करो फिर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो क्या ही यहाँ पे वाइसफुल स्टेप नहीं होता। साथ ही राइज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का जो कॉस्ट है वो भी अगर बढ़ जा रहा है, या फिर राइज इन वॉलेटिलिटी ऑफ द इकॉनमी में आप देखो कि जैसे आप अनियन का ही प्राइस देख लो, अभी आप सितंबर आने ही वाला है, आएगा ही, तो उसमें भी आप देखो कि कितना ज़्यादा ये फिर आपका जो है वोलेटाइल हो जाएगा। तो सामान की कमोडिटीज़ की भी जो प्राइस है वो भी फिक्स नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, जिसमें हमारे इकॉनमी में वॉलेटाइल हो जाता है कि ये एक चीज़। बॉन्ड मार्केट में भी आप देखो कि बॉन्ड की जो प्राइस है ना वो हमेशा आपको एक नहीं देखने को मिलता है, इंटरेस्ट भी जो है वो फ्लोटिंग रेट में ज़्यादा चलता है, तो उसमें भी आपको जो है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती ही है। सो ये सारी बातें अब देखते हैं ऑपरेशनल मैकेनिज्म क्या है जीसेक का इंडिया में। तो जीसेक को इशू कौन करती है? तो सबसे पहले इशू करने वाले जो अथॉरिटी है वो आरबीआई ही है। आरबीआई यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इशू करते हैं बॉन्ड को। साथ ही इशूइंग प्लेटफॉर्म क्या है, कहाँ कहाँ आपको जो है जीसेक आपको मिल सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो ई कुबेर है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, वो भी जीसेक ऑक्शन के लिए, कि यहाँ पे ऑक्शन होता है, नीलामी होती है। साथ ही सारे जो नॉन ई कुबेर मेंबर हैं, जिसमें कि आपका नॉन स्केड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखो कि यहाँ पे ये भी बात है। क्लियरिंग एजेंसी कौन है? तो यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो कि सेंट्रल काउंटर पार्टी जैसा काम करते हैं, यानी कि ये सेलर भी है, ये बेचते भी है बायर्स को, और बायर्स भी है जो कि सेलर से खरीदते भी है, तो बेचते भी है खरीदते भी है, ये दोनों काम यहाँ पे आपका CCIL के द्वारा किया जाता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। तो ये ऑपरेशनल मैकेनिज्म है कि आपका जीसे को इशू कौन करेगा, तो आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर करते हैं। प्लेटफॉर्म क्या है? ई कुबेर है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्लियरिंग एजेंसी कौन है? तो CCIL है, ठीक है। ये 3 बातें याद रखनी है। अब रिसेंट इनिशिएटिव देखते हैं कि जीसेक को लेकर क्या क्या यहाँ इनिशिएटिव आया और इसका क्या इम्पैक्ट है, पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा या क्या इम्पैक्ट है, ये देखते हैं। अभी तो आप देखो कि आरबीआई की रिटेल डिटेल डायरेक्ट स्कीम आई है। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए है कि अगर यहाँ पे दुकान वाले हैं, शॉप वाले हैं, तो वो अपनी अलग से अगर इंडिविजुअली वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं जीसेक में तो वो कर सकते हैं, ठीक है। जीसेक में आपका स्टेट डेवलपमेंट लोन्स वगैरह है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी है, कोई भी फ़ी यहाँ पे चार्ज नहीं किया जाएगा। जो भी सर्विस इस स्कीम के तहत प्रोवाइड किया जाता है तो उसके लिए कोई भी फ़ी चार्ज नहीं किया जाएगा। इसका क्या इम्पैक्ट है? इसका ये होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे। अब इंडिविजुअल को हक दे दिया गया है तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे इंडिविजुअल है जो कि इन्वेस्टमेंट में बिलीव रखते हैं और जीसेक जैसे चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल ही बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि हमारा जो इन्वेस्टर्स बेस है वो ब्रॉड हो जाएगा। साथ ही फिनेंशियलाइज हो पाएगी हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स, यानी कि हमारे देश में जो भी सेविंग्स है वो भी सही तरीके से उसको हम लोग सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। साथ ही आप देखो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम है, GSAP है। GSAP का एम है कि यहाँ पे जीसेक को खरीदना, जिसमें कि 1 लाख करोड़ तक का इसका प्राइस है, वो भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। तो फर्स्ट क्वार्टर हमारा कब होगा? तो अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, अप्रैल मई जून, ठीक है।
ये फर्स्ट क्वार्टर है जिसमें कि सरकार की यहाँ पे एम है कि 1 लाख करोड़ तक का यहाँ पे हमारा जो है जीसेक को आपका परचेज़ कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे बेटर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीसेक को अगर परचेज़ किया जाएगा तो हमारे देश में पैसे ज़्यादा आएंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो पाएगी, साथ ही हमारी बॉन्ड यील्ड जो है वो कम हो पाएगा, तो ये इससे फ़ायदा है। साथ ही लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस भी है, LTRO भी आया था RBI के साथ, जिसमें 1 साल से 3 साल तक का यहाँ पे मनी जो है बैंकों को प्रोवाइड किया जाएगा और जो रेपो रेट है उसमें। ठीक है, साथ ही गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को भी यहाँ पे आपका एज ए कोलैटरल जो है इसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये एक अच्छा है कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है कि रेपो रेट में जो है 1 से 3 साल तक का यहाँ पे मनी जो है बैंकों को प्रिवेल किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर जिसको यहाँ पे जीसेक में जैसे आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा और वो भी यहाँ पे आपका कोलैटरल जैसा। तो इससे क्या होगा कि आप देखो कि लॉन्गर ड्यूरेशन फंड जो है बैंक को प्रोवाइड होगा। सबसे पहले आज की डेट में क्या है कि बैंकों को पैसे की कमी हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन NPA। तो NPA रेशियो बढ़ते जा रहा है, बैंकों की परफॉर्मेंस डाउन होते जा रही है, बैंकों के पास पैसे कम होते जा रहे हैं, बैंकों की वॉट लग रही है। तो बैंकों को पैसे की जो ज़रूरत है वो पैसे यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी यहाँ पे आपका जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ के द्वारा जो लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए LAF यूज़ किया जाता है बैंकों के द्वारा, उसके द्वारा यहाँ पे पैसे आएंगे। ठीक है, 1 साल और 3 साल जो है यहाँ पे बैंकों के पास एक इंटरेस्ट रेट होगा जो कि ओवरनाइट जो रेपो होता है ना, जिसमें कि बैंक जो है पैसे यहाँ पे लेते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपका 1 से 3 साल भी रहेगा। ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट लाया गया था। ट्विस्ट मतलब आप जानते हो चेंज करना इस तरीके से। तो RBI के इसके द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट लाया गया था और इसका एम यही है कि लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड यील्ड है उसको कम करना। इसमें क्या इन्वर्स रिलेशनशिप होगा बॉन्ड प्राइस और यील्ड का। अगर बॉन्ड प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो यील्ड कम हो रहा है, अगर बॉन्ड प्राइस डाउन हो रहा है तो यील्ड बढ़ रहा है। तो इस तरीके का एक उल्टा रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है। तो जब यहाँ पे ऐसा होता है तो बॉन्ड परचेज जो RBI के द्वारा होता है, तो अगर RBI बॉन्ड को परचेज कर रही है ना तो इससे प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि RBI के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब ये बॉन्ड परचेज करेंगे सेकेंडरी मार्केट से, तो इससे क्या होगा, इससे ऑब्वियसली है कि प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा और जो बॉन्ड की यील्ड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो लॉन्ग टर्म यील्ड है वो कम हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट यही है कि बॉन्ड की यील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि लॉन्गर टर्म जो यील्ड है वो यहाँ पे लेस डिज़ायरेबल जो है उसको सेव करेगा, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ना, तो इससे क्या होगा कि हमारी इकॉनमी बूस्ट हो पाएगी, लोन वगैरह मिलेगा घर के लिए, गाड़ियों के लिए, जो कि सस्ते लोन मिल जाएंगे। तो ऑपरेशन ट्विस्ट से यही होगा कि मान लीजिए कि RBI परचेज़ कर रही है तो इसमें जो बॉन्ड का प्राइस है वो भाग जाएगा, यील्ड कम हो जाएगा। तो इसके कारण आप देखो कि अच्छा है, ये एक अच्छी बात होती है हम जैसे इंडिविजुअल्स के लिए, जिससे कि अगर लोन वगैरह लेना है तो लोन सस्ता हो जाता है इस टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ देखिए, जीसेक क्या है कि सून ज्वाइन ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस। तो ग्लोबल बॉन्ड जो इंडाइसेस है उसको जीसेक अब ज्वाइन करने वाला है। तो ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जिसका मैच्योरिटी टाइम जो है वो 1 साल से ज़्यादा होता है। जीसेक की अगर बात करें तो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको इशू किया जाता है। और जीसेक में आप देखो प्रैक्टिकली कोई रिस्क नहीं होता डिफ़ॉल्ट करने का, इसलिए इसको हम लोग रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये आपका रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट हम लोग किसको कहते हैं, तो ये जीसेक को कहते हैं। फाइन, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए अगर हमारी जो जीसेक है अगर वो यहाँ पे ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस को ज्वाइन करती है तो इससे क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ फॉरेन इनफ्लो ज़्यादा होगा डेट मार्केट में, हमारी जो प्रेशर है कमर्शियल बैंक के ऊपर वो कम हो पाएगा। और साथ ही साथ आप देखो कि हमारे जो यहाँ पे इंडियन जो रुपी है वो स्ट्रेंथन हो पाएगी, स्टेबिलिटी हो पाएगी इंडियन रुपी, क्योंकि आप देखो जो डॉलर के कंपैरिजन में हमारी रुपी वीक होते जा रही है, जिसके कारण आप देखो कि लगातार प्रॉब्लम ही आ रही है। साथ ही इससे क्या होगा कि सरकार को अपने मार्केट बोरोविंग प्रोग्राम में हेल्प मिल पाएगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ज्वाइन अगर कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही है, तो इसलिए भी है। अब देखिए ओनरशिप इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग ओनरशिप देखें इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड का, तो कमर्शियल बैंक में देखिए 38% है। इसके बाद आप इंश्योरेंस का देख सकते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का कहाँ कहाँ पे ओनरशिप है, तो कमर्शियल बैंक में है, इंश्योरेंस में हो गया, फिर रिजर्व बैंक में हो गया, EPFO है, कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सब जगह जो है अलग अलग तरीके का यहाँ पे इन्वेस्ट है। तो थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको आइडिया होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड का ओनरशिप कहाँ है। तो सबसे पहले नंबर पर कमर्शियल बैंक के पास है, सेकेंड नंबर पर इंश्योरेंस कंपनी के पास है, एंड थर्ड नंबर पर यहाँ पे बैंकों के पास है। ठीक है, ये 3 याद रखिएगा। तो गाइस हमारी यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई है, जिसमें कि हम लोग ने जीसेक वगैरह देख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे
बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो फिजिकल पॉलिसी और इंक्लूसिव ग्रोथ हमने देख लिया, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी मतलब कहने का मतलब है कि सरकार की पॉलिसी क्या है पैसे को लेकर। वहीं आप देखते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी होता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये हम लोग बैंकों का देखते हैं, आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी देखा जाता है। फिजिकल पॉलिसी हम लोग सरकार की देखते हैं कि पैसे का कैसे ये जो है हिसाब किताब रख रहे हैं। तो आज हम लोग इसी पे एंड करते हैं, कल हम लोग टैक्सेशन देखेंगे। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग टाइम टू टाइम अपनी रिविजन करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।